हेलो 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 टू ऑल द स्टूडेंट। एग्जामिनेशन सर पे है और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करना, है ना। अभी सिलेबस भी बचा हुआ है, सिलेबस शुरू भी नहीं किया है। अगर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि सिलेबस आपने शुरू भी नहीं किया है और बहुत सारी चीज़ें भी है, PYQs भी एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, साथ ही साथ अपना बेस भी बनाना है, अपना फाउंडेशन भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बस 4 महीना बचा है एग्जामिनेशन में। तो क्या किया जाए? चिंता ना करो, मेरे पास एक सोल्यूशन, मैं पूरा आपको एक रोड मैप दूंगी। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो यहीं पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, लिटरेचर हो यहीं पे मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस हो, MBA हो, LLB हो, MCA हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी हो, फिलोसफी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 4 महीने का रोड मैप, 4 महीने का एक प्रॉपर प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी मैं यहाँ देने वाली हूँ। सो वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET PG वाला। और आइए बिना कोई डिले के साथ मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चे, कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हो, स्पेशली आप PG के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो या फिर इन जनरल कोई भी एग्जामिनेशन मान के चलो, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेबस को समझना, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले चुपचाप NTA के वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाता है। सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। सिलेबस नहीं मिलता है, जस्ट इन केस मान के ऐसा चलो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। PWCUET PG इंग्लिश लिटरेचर मेरे ग्रुप का नाम है, राइट। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मैं मिल जाऊंगी वहीं पे ही, उस ग्रुप में ही। वहां पे मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको दे दूंगी आपके सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस होगा। बट लेट्स से दैट कि आपने सिलेबस देख लिया, डाउनलोड कर लिया NTA से, या फिर मेरे से आपने सिलेबस मांग लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। जितने भी सिलेबस होते हैं वो यूनिट वाइज डिवाइडेड होते हैं, यानी वो बस मेन आपका ऊपर का कोर रहता है कि ये है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको अपने सिलेबस को समझना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको सिलेबस को पढ़ने में, जानने में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है अपने सेमेस्टर में। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन से डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं मास्टर्स में, तो उनके लिए भी दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप आधा घंटा दो, सिलेबस आपके पर्टिकुलर टीचर इस चैनल के वीडियो पे उन्होंने बना रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। सिलेबस आप समझते हो, उसके सब यूनिट्स को समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान के चलती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ इंडिया के कुछ राइटर्स को पढ़ा रही हूँ, तो इंडिया के राइटर का एक कॉमन टॉपिक होगा कि मान के चलिए ये सारे राइटर जो है वो पार्टीशन के बारे में लिख रहे हैं, या फिर ये सारे राइटर्स जो है वो रोमांस के बारे में लिख रहे हैं। तो मुझे रोमांस समझना पड़ेगा, उसके बाद इंडिया में रोमांस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एंड देन मैं उस राइटर पे आती हूँ। तो पहले ये स्ट्रक्चर बना लो। ये स्ट्रक्चर बनाने में आपका 1 से 1.5 दिन जाएगा, उससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर आप अपने सब्जेक्ट बेसिस पे बना लेते हो, यानी यूनिट और सब यूनिट को आप समझ जाते हो, क्लियर हो जाता है, तब वहीं से आपकी स्ट्रैटेजी का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। सो पहला मंथ है, राइट। पहले मंथ को आप किस तरीके से लोगे? पहले मंथ को तो सिंपल बेसिस पे, जब आपने 1 से 1.5 दिन में अपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, राइट, आपको पता है कि भाई मैंने 1 से 1.5 दिन में 1.5 डे, या फिर मान के चलो ये 2 दिन आपको लगा अपने यूनिट्स एंड सब यूनिट्स को समझने में, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करने में आपने वो किया। फिर उसके तुरंत बाद आप क्या करो? आप देखो कि कौन सा टॉपिक है जो कि आपके बेस को बनाता है और कौन सा टॉपिक है जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्ड कर रहा है। यानी आपको कॉन्सेप्ट अब बनाना शुरू करना पड़ेगा। और अधिकतर ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स होते हैं, यानी वो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है और आपको वापस से वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, या फिर एक फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको वो पढ़ना पड़ता है। तो आप क्या करोगे? पहले वो सारे टॉपिक को लो जो कि आपके बेस को बनाएगा, आपके फाउंडेशन को बनाएगा। पहले पिलर बन रहा है, फिर उसके बाद आपकी छत बनती है। सीधे आप छत नहीं बना देते हो अपने घर के, पहले पिलर बनाते हो तब छत बनता है। तो पहले पिलर वाले टॉपिक्स को उठाओ और पिलर वाले टॉपिक्स को रगड़ कर 1 महीना पूरा पढ़ो, राइट। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है कि पिलर वाले टॉपिक जो है वो कम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में होते हैं जिसमें पिलर वाले टॉपिक यानी बेस वाले टॉपिक, फाउंडेशन वाले टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं। कितना भी ज्यादा होगा 1 महीने में आप टारगेट लेकर चलो, कितना भी कम होगा 10 दिन का टारगेट लेकर चलो। अगर 10 दिन में आपका बेसिक या फाउंडेशन बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो डेली बेसिस पे रिवीजन आपका जाएगा। एंड उसके बाद पहले महीने में जब आप अपने कॉन्सेप्ट को बना लेते हो, सब्जेक्ट की क्लैरिटी ले लेते हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेते हो, तो दूसरे महीने में आपने क्या करना है? दूसरे महीने में आपने एडवांस टॉपिक उठाना है, यानी वो सारे टॉपिक जो कि बेस के ऊपर खड़े हैं। यानी अब मैं छत की बात कर रही हूँ, राइट। आपने ही
छत पे चढ़ के अच्छी सी सनराइज देखना है, अच्छे से सनसेट देखना है, तो भाई छत पे तो जाना पड़ेगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चढ़कर जाओगे सीधा, ऐसा थोड़ी कि एक बार ही कूदा छत पे चढ़ गया, राइट। सो बेस जब आपका बन जाता है, पिलर बन जाता है, फिर आपने क्या करना, आपने वो सारे टॉपिक को लेना है जो कि स्कोरिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैवी है, उसे समझने में हमें टाइम लगता है, तो दूसरे महीने में वो सारे टॉपिक को आप लेकर चलोगे जो कि काफी ज्यादा हैवी है, और उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी करोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका बेस टॉपिक होता है ना, उससे पीवाईक्यूज करना या फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन एडवांस वाले टॉपिक, हाई लेवल वाले जो टॉपिक होते हैं जो कि स्कोरिंग भी माने जाते हैं, वो सारे टॉपिक से पीवाईक्यूज करना ना साथ साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको भी पता चले किस लेवल का क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है। कुछ नहीं, पिछले 3 से 4 साल का पीवाईक्यू आप उठाओगे। अब आप बोलोगे मैम टॉपिक वाइज, चलो ईयर वाइज तो हमें मिल जाता है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कैसे मिलेगा? बच्चा वो भी हमारे टीचर्स ने, आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने करा रखा है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट भी उसकी बन रखी है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, वो भी आप मेरे से टेलीग्राम पे मांगोगे, मैं आपको दे दूंगी, राइट। सो सब्जेक्ट वाइज जो मैं अपने सब्जेक्ट की दे दूंगी, सब्जेक्ट वाइज जो है वो वहां पे प्लेलिस्ट भी बनी मिलेगी। और नहीं तो सिंपल बेसिस में जब आपने 1 महीना पढ़ लिया और आप एडवांस टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो आप उस ईयर की भाई पीवाईक्यूज उठाओ, डाउनलोड करो और एनालाइज करना शुरू करो, राइट, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने पढ़ लिया, वो टॉपिक को सॉल्व करना आप शुरू करो। यानी यहाँ पे आप एडवांस टॉपिक को भी करोगे और आप अपने पीवाईक्यूज को भी करना शुरू करोगे। अच्छा चलिए, अगर आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपल सिंपल ना पीवाईक्यूज ही करना शुरू करो। अगर पहला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है या फिर ये टॉपिक ऐसा है, उसको साइड में लिख लो कि अच्छा ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, इसको करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन है, बट ये वाला सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये सारे टॉपिक्स मैंने कर रखे। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने बेस में छोड़ा है, जो मैंने एडवांस में छोड़ा है, लेकिन उससे क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एनालाइज भी कर सकते हो कि क्या रह गया है मेरा, वो मुझे लेकर चलना है। सो ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ाएगी। और छोटे मोटे जो टॉपिक है, जो कि आपका कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, लेकिन उससे क्वेश्चन आ रखे, तो वो भी आपको पता चलते रहेगा। ये सेकेंड मंथ की कहानी है। थर्ड मंथ की आप बात करोगे तो थर्ड मंथ में ना आपने प्रैक्टिस करना है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यूट्यूब क्लासेस से क्वेश्चन मिल रहा है, यूट्यूब क्लासेस से क्वेश्चन करो। अगर आप टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो, हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करो। पेड बैच के हो तो आप डीपीपीज वगैरह तो बिल्कुल मत मिस करना, डीपीपीज भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप सिंपल बेसिस पे आप टेलीग्राम से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हो, जहां पे बहुत सारे बच्चे आपस में इंटरेक्शन करके क्वेश्चन भेजते। तो प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट आपकी लगनी चाहिए, मंथली टेस्ट देना शुरू करो और टाइम मैनेज करो। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड साथ ही साथ रिवीजन बेसिस पे जाएगा। जैसे मैं अब लेकर चल रही हूं कि भाई तीसरा महीना आ गया है, एग्जामिनेशन में बस 1 ही महीना बाकी रह गया, तो मैं ऐसा लेकर चल रही हूँ कि 5 से 6 घंटा आप दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 6 घंटा नहीं दे रहे हो तो चलिए मैं उस बेसिस पे देखती हूँ कि 1.5 आप क्या कर रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, क्योंकि 1.5 घंटे की तो आपकी एग्जामिनेशन ही होती है, तो 1.5 घंटा आप मॉक दे रहे हो। इस 1.5 घंटे के मॉक के बाद क्या कर रहे हो, 1.5 घंटे बैठ के उसी मॉक को आप एनालाइज कर रहे हो कि भाई मैंने क्या गलत किया था उस टेस्ट में, अगर कुछ गलत क्वेश्चन हुआ है, सही है तो बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं सही थे, अगर वो ऑप्शन मैंने सही किया तो बाकी के भी ऑप्शन तो 3 थे ना, वो क्यों नहीं सही थे। आप 1.5 घंटा क्या करे, उसको एनालाइज करो। अच्छा ये 1.5 घंटा में नॉट नेसेसरली आप 75 का 75 क्वेश्चन ही करो, आप यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन करो ना। अगर 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे में एनालिसिस आपकी जानी चाहिए। जब ये आप कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप 1.5 घंटा क्या करो, 1.5 घंटा जो है वो रिवीजन को दो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा पिछले 2 महीने में, आप उसके एक स्ट्रक्चर तो पहले बना ही लिए थे जब सिलेबस एनालाइज कर रहे थे, तो उसको वापस से शुरू से पढ़ना शुरू करो, शुरू से रिवाइज करना शुरू करो, फिर आपके लिए ना क्लैरिटी होगी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप मंथ 1 और 2 के प्रिपरेशन में रहते हो ना, तो आधा घंटा आपको डेली बेसिस पे ऐसे भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये आधा घंटा क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आज आपने पढ़ा है ये पहले और दूसरे महीने में, उसको एंड ऑफ द डे एकदम दिन के खत्म होने तक आधा घंटा बैठकर चुपचाप आप रिवाइज करो कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। या तो आप अपनी नोट्स को देखकर रिवाइज करो, या फिर आप वीडियो अगर टीचर के देख रहे हो तो वीडियो, टीचर्स की वीडियो को देखकर स्पीड अप करके आप उस बेसिस पे रिवाइज करो। नोट से रिविजन ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। तो रिविजन भी साथ साथ आपको लेकर चलना। अब आ गए हम सारे चौथे महीने पे। चौथे महीने पे आपने क्या करना है ना, आपने रिविजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अब जो
जो टॉपिक आपने कंप्लीट करना था, जो टॉपिक रह गया था, वो सारा आपने कंप्लीट कर लिया। अब अलग से भाई कुछ इस आपके प्लेट में ऑलरेडी बहुत सारा खाना आ चुका है। अब बात है खाना खा भी रहे हो आप, पेट भी आपका भरते जा रहा है, फिर अलग से और कोई पकवान लोगे तो भाई उल्टी कर ही दोगे आप, राइट, इसकी पूरी गारंटी है। तो यहाँ पे अलग से पकवान लेने की कोई जरूरत नहीं, अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो पढ़ा है उसको आराम से पढ़ो, ठीक है, उसको रिवाइज करो। अगेन इसको क्या करो, 1.5 घंटे से आप इसको शिफ्ट करो 2 घंटे पे, कि 2 घंटे मैंने रिवाइज किया। 2 घंटा रेगुलर नहीं बैठ पा रहे हो, 1-1 घंटे करके बैठो, कि 1 घंटा रिविजन हुआ, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा मैंने रिविजन किया। फिर उसके बाद ये रिविजन जो है वो अच्छे तरीके से आप डिवाइड कर लोगे। 1 घंटा मैं 20 वाले टॉपिक को पढ़ूंगा और 1 घंटा ना मैं हाई वेट वाले टॉपिक को पढ़ूंगा, ठीक है। 1 घंटा क्या, आप 1.5 घंटा हाई वेट, जैसे फॉर एग्जांपल 75 क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हो गए जिससे आपका ना 5 से ज्यादा क्वेश्चन होता है, वो हाई वेट वाले हो गए, राइट। जिससे आपका 3 क्वेश्चन हो गए, जिससे आपका 4 क्वेश्चन हो गए, ये सारे हाई वेट वाले हो गए। तो हाई वेट वाले को आपको 1 से 1 घंटे से ज्यादा, तो रिविजन में अगर आप 2 घंटे दे रहे हो ना बच्चे, रिविजन में आप 2 घंटे दे रहे हो, तो 1.5 घंटे हाई वेट वाले टॉपिक को आपको देना बनता ही बनता है। एंड फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये पूरे महीने में दो, ठीक है। पिछले महीने में क्या होता है कि 1.5 घंटे में अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वो 20 क्वेश्चन को नेक्स्ट 1.5 घंटे में आप एनालाइज करो। बट अब क्या करना है, पूरा 1.5 घंटे, अगर आपके पास 30 दिन है, 30 दिन आप 30 मॉक दो, ठीक है। 30 दिन आप 30 मॉक दो और फिर उसी मॉक को बाद में जाके स्पीड अप वे में एनालाइज करोगे, तब जाके एक फाइनल रिवीजन, फाइनल आपका रिफाइनमेंट होगा, तब जाके आपका जो है वो 250 प्लस स्कोर होगा एग्जामिनेशन में। इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। पहले महीने को शुरू करने से पहले 1-2 दिन आपको सिलेबस पढ़ना है, यूनिट सब यूनिट को डिवाइड करना है, टीचर की हेल्प लेना है, तो टीचर बिल्कुल अवेलेबल होते हैं आपके हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद पहले महीने का जो शुरू का दिन होता है उसमें बेस टॉपिक, फाउंडेशन टॉपिक को करो। रिवीजन डेली बेसिस पे जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे एंड द स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑल्सो, कि भाई दिन को पढ़ने से पहले कल जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज करें। तो रिवीजन एंड टॉपिक कंप्लीशन आपका साथ ही साथ चल रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में आप एडवांस वाले टॉपिक को लेते हो, जो कि टॉपिक काफी हाई लेवल का होता है, उसको कर रहे हो एंड PYQs भी कर रहे हो। तीसरे महीने में आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, और जो बचा कुचा आपका जो है टॉपिक जो कि रह गया है उसको भी कंप्लीट कर रहे हो। एंड चौथे में आप रिवीजन ले रहे हो और अलग से कोई टॉपिक आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट। हाई वेट वाले टॉपिक्स को आप ज्यादा रिवाइज कर रहे हो, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जो भी कमियां थी वो सारे आपने कर लिए फुलफिल। एंड देन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप 20 से 25 भी देते हो ना बच्चा, वो काफी होता है आपके लिए। मैं 20 तो बोलती हूँ, कम से कम तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके उतना आप मॉक टेस्ट दिया करो, ओके। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ईट वेल, बी काम, डोंट फील वेरी नर्वस, डोंट हेजिटेट अलॉट कि बहुत ज्यादा हो रहा है अब एग्जाम ऐसा नहीं लेकर चलना। ये सब करोगे तो आप ही के मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को हार्म करेगा, राइट। आई होप दैट कि 4 महीने की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो भाई थैंक यू, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के साथ मैं और आपकी फेलो टीचर्स, मतलब मेरी फेलो जितने भी कलीग है वो आपको मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and prepare well for the examination.